Educational Services YouTube channel. I am Dr. Ikra. As you all know, students, we are discussing various topics of English. जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में और इंग्लिश बेसिक्स में जिन कॉन्सेप्ट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हम उन्हें देखते हैं. आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो है वर्बल्स. बेसिकली स्टूडेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर की बात करते हैं तो उसमें वर्बल्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. वर्बल्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम कहते हैं कि वर्बल्स आर दोज वर्ब्स विच आर यूज्ड एज नाउन्स. अब यहाँ पे पहले अंडरस्टैंड हमें ये करना है कि व्हाट इज़ अ वर्ब. वर्ब एक्चुअली हमारे पास होता है वर्क और एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय अ सब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस. वो जो एक्शन उसने परफॉर्म किया, जब हम उस एक्शन को सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस बना रहे हैं या उसको नाउन की इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो हम उसको वर्बल कहते हैं. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस फर्दर और इन डेप्थ वी डिवाइड इट इनटू इट्स टाइप्स. टाइप्स ऑफ वर्बल्स की अगर हम बात करें तो वी हैव ऑलमोस्ट, हम इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं. वी हैव जेरेंट्स, participles and infinitives. First of all, let's talk about gerunds. Gerunds का जो concept है, it is a quite a confusing concept for students जो कि अपने आप written English में अपने papers में इस concept को उस तरह से identify नहीं कर सकते. लेकिन आज मैं इसके बारे में आपको थोड़ा तफसील से बताऊंगी. जेरेंट चूँकि एक वर्बल है, इट मीन्स कि ये ऑलरेडी वो वर्ब है जिसको हम एज अ नाउन या एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं. अब हम इसको किस किस आस्पेक्ट में यूज़ कर सकते हैं? देयर आर टू आस्पेक्ट्स ऑफ यूजिंग जेरेंट. नंबर वन, इट इज़ अ वर्बल, सो आई से इट इज़ अ वर्ब बीइंग यूज्ड एज अ नाउन व्हेन वर्बल इज़ द अल्टीमेट सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. मैंने पहला इसका आस्पेक्ट क्या कह दिया कि ये सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस है. ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस जो कि एक वर्बल का रफ आइडिया भी है. ठीक है, जेरेंट में हमने थोड़ा उसको स्पेसिफाई कर दिया कि जो जेरेंट है दैट इज़ द वर्बल विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. अब जब हम किसी चीज़ को सब्जेक्ट का स्टेटस दे देते हैं तो व्हाट डू वी मीन? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखती हूँ. आई से स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ. स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ. यहाँ पे मैंने कह दिया कि जो मेरा स्मोकिंग था ये मेरा ऑलरेडी एक वर्ब था. ठीक है, टू स्मोक, ठीक है, एक वर्ब होता है, एक एक्शन होता है. इफ़ आई से ही इज़ स्मोकिंग तो वहाँ पर वो एक रेगुलर वर्ब होगा. लेकिन जब मैंने उस स्मोकिंग को अल्टीमेट सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस बना लिया, एक आस्पेक्ट, मेन आस्पेक्ट ऑफ सेंटेंस बना लिया, उसको एक नाउन का स्टेटस दे दिया, तो वो मेरे पास जेरेंट बन गया. व्हेन होल सेंटेंस इज़ रिवॉल्विंग अराउंड दैट कॉन्सेप्ट और दैट वर्ड, तो उसको हम कहेंगे कि ये जेरेंट है. सेकेंड आस्पेक्ट जेरेंट का, इसको यूज़ करने का ये है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें डिफरेंट एक्शंस की बात हुई हुई है तो उसके अंदर जो जेरेंट होगा वो अकेला वर्ड एक कंप्लीट एक्शन को बताएगा. लेकिन इसकी कंप्लीशन जो है वो वहाँ पर कंप्लीट होगी जब अगला क्लॉज या अगला पार्ट ऑफ सेंटेंस इसके साथ अटैच होगा. यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है, इन अ सेंटेंस मतलब वन कंप्लीट आस्पेक्ट, वन कंप्लीट एक्शन इन अ सेंटेंस, वन कंप्लीट एक्शन इन अ सेंटेंस. तो मैंने कह दिया कि एक सेंटेंस है, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, एक कंप्लीट उसका एक स्ट्रक्चर है. उसमें ये जो सिंगल वर्ड होगा जेरेंट का, ये हमें एक आस्पेक्ट बताएगा, एक कंप्लीट एक्शन बताएगा. लेकिन इसकी सेंस कंप्लीट तब होगी जब अगला पार्ट इसके साथ अटैच होगा. क्यों? क्योंकि ये अकेला वर्ड तो हमें एक्शन के बारे में तो बता देगा, ठीक है, लेकिन ये किस सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर रहा है वो सब्जेक्ट इसके बाद आएगा. फॉर एग्जाम्पल, इसको हम अंडरस्टैंड ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं एक एग्जाम्पल से. मैं ये कहती हूँ लॉफिंग कॉमा ही फेल ऑफ द चेयर. अब अगर आप इस सेंटेंस में देखें तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है लॉफिंग, ठीक है, इस सेंटेंस के अंदर मैं पूरे अगर सेंटेंस को देखूं तो आई सी कि ये जो वर्ड लॉफिंग है ये मेरे एक एक्शन को बता रहा है, हंसते हुए. लेकिन हंसते हुए अगर मैं अकेला इसको कर दूं तो कोई इसका आइडिया नहीं कन्वे हो रहा कि कौन हंस रहा है, कब हंस रहा है, क्या हो रहा है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंप्लीट जो है उसने पार्ट बता दिया हंसते हुए. अब उसकी कंप्लीशन के लिए, सेंस को कंप्लीट करने के लिए हमारा अगला क्लॉज होना भी ज़रूरी है. तो आगे चूँकि जो सब्जेक्ट है उसका रिलेशन इसके साथ है. सो आई से लॉफिंग कॉमा ही फेल ऑफ द चेयर.
यहाँ पे ये जो वर्ड लॉफिंग है ये अगेन हमारे पास जेरेंड हो जाएगा। सो जेरेंड हमारे पास दो सेंस में आता है। एक तो तब जब हम वर्बल को कंप्लीट सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस बना लिया, हमने उसको एक इंपॉर्टेंस वो वाली दे दी, और सेकेंडली तब होगा जब एक सेंटेंस के अंदर एक कंप्लीट एक्शन जो है वो एक वर्ड बता रहा है, लेकिन उसकी जो सेंस है वो कंप्लीट तब होगी जब अगला पार्ट जो कि सब्जेक्ट वाला पार्ट है वो उसके साथ रिलेट होगा या उसके साथ आएगा। ये अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास जेरेंड की। नाउ मूविंग टुवर्ड्स पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स भी बेसिकली हमारे पास चूँकि वर्बल्स हैं तो वी नो दैट कि इनका भी कुछ ऐसा ही काम है कि होते बेसिकली ये वर्ब हैं, लेकिन इनका यूजेज जो है वो किसी और तरह हो रहा है। पार्टिसिपल्स को इंग्लिश लैंग्वेज में कॉमनली जो हमारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं, मोस्ट रिसोर्सेज कहते हैं कि वही हमारे पार्टिसिपल होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, हर एक को हम उस तरह से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, वो भी डिपेंड करता है किस सेंस में वो यूज़ हो रहे हैं, तब कहीं जाके वो पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाते हैं। यहाँ पर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट्स डेफिनेशन आई से पार्टिसिपल्स आर दोज वर्बल्स। पार्टिसिपल्स वो वर्बल्स होते हैं दैट क्वालिटीफाई अ सब्जेक्ट। अब जब मैंने ये कह दिया कि वो वर्बल्स हैं जो क्वालिटीफाई कर रहे हैं सब्जेक्ट को, तो इट मीन्स कि वर्बल हैं वो ऑलरेडी, ठीक है, एक ऐसा वर्ब जिसको हमने एक नाउन का दर्जा दे दिया, लेकिन वो वर्बल जो है अब उसका फंक्शन क्या है कि वो किसी और सब्जेक्ट को क्वालिटीफाई कर रहा है, तो यहाँ पे वो पार्टिसिपल होगा। मैंने इसका पहला एस्पेक्ट कह लिया, ये मेरे पास कि ये क्वालिटीफाई कर रहा है सब्जेक्ट को। इसकी मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखती हूँ पार्टिसिपल की। फॉर एग्जांपल इफ आई से टॉकिंग बॉय was thrown out of the hall. ठीक है, टॉकिंग बॉय वॉज थ्रोन आउट ऑफ द हॉल। अब यहाँ पर बॉय है और जो टॉकिंग है वो उसको क्वालिटीफाई कर रहा है, बट टॉकिंग इटसेल्फ इज अ वर्बल, एक वर्ब है जिसको हम चूँकि स्टार्ट में लगा रहे हैं और वो एक ओवरऑल एक मेन पार्ट बन रहा है सेंटेंस का, ठीक है, तो हमने कह दिया कि ये इटसेल्फ एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये क्वालिटीफाई कर रहा है बॉय को, एक नेक्स्ट सब्जेक्ट को जो है वो क्वालिटीफाई कर रहा है, तो इसमें हमने कह दिया कि ये हमारा पार्टिसिपल आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एडजेक्टिव एंड अ पार्टिसिपल। हमारे पास जो एडजेक्टिव होता है वो भी नाउन को क्वालिटीफाई करता है, यहाँ पे पार्टिसिपल भी हमारे पास सब्जेक्ट को क्वालिटीफाई कर रहा है, लेकिन वहाँ पर जो एडजेक्टिव होता है दैट इज़ एन इनबिल्ट क्वालिटी ऑफ अ सब्जेक्ट। टॉल होना, शॉर्ट होना, हैप्पी होना, सैड होना, दैट इज़ एडजेक्टिव। हाँ, एडजेक्टिव के अंदर एक फर्दर एक टाइप आती है जिसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोलते हैं, वो किसी 19-20 के फ़र्क से हम पार्टिसिपल के साथ उसको मिला सकते हैं, बट एडजेक्टिव को हमने डिफरेंट रखना है इस तरह से कि वो है इनबिल्ट क्वालिटी और ये है टेम्पररी कंडीशन। टेम्पररी कंडीशन है बिकॉज इट इज़ अ वर्ब। सो वर्ब जो है एज अ वर्बल जब वो क्वालिटीफाई कर रहा है किसी और सब्जेक्ट को तो वो पार्टिसिपल है। अब यहाँ पे ये जो ING फॉर्म में पार्टिसिपल होगा हमारा, इसको हम कहते हैं कि ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसी की बेस पे किसी भी वर्ब की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं कि वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, टॉक तो उसको हम मोस्टली प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि उसके साथ सिंपल ING लगेगा और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इस तरह की कोई जो है वो एक एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल अगर हम सेकंड एस्पेक्ट इसका लिख लेते हैं कि पास्ट फॉर्म भी हो सकती है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल ऑब्वियसली हमें इस नाम से पता चल रहा है कि वो उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म है। ठीक है, मोस्टली थर्ड फॉर्म यूज होती है। थर्ड फॉर्म किस तरह से होगी? इफ आई से रोटन एप्पल्स वर थ्रोन आउट, ठीक है ना, रोटन एप्पल्स वर थ्रोन आउट, ठीक हो गया। अच्छा, अब रॉटन एप्पल है, रॉट होना उसकी एक कंडीशन है, कोई इनबिल्ट क्वालिटी नहीं है। ठीक है, वो रॉट हो गए और अब उनको हमने फेंकना है। अब रॉटन जो वर्ड है, रॉट होना वर्ब है, रॉटन उसकी जो है थर्ड फॉर्म है। अब ये जो थर्ड फॉर्म है ये क्वालिटीफाई कर रही है एप्पल्स को, जो कि सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल इटसेल्फ इट इज़ इन सेकंड और थर्ड फॉर्म ना, अपनी पास्ट फॉर्म में है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको बोलेंगे कि ये पास्ट पार्टिसिपल है। सो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल ये हो गया और पास्ट पार्टिसिपल ये हो गया। यहाँ पर
पार्टिसिपल को लर्न करने का एक ट्रिक मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मोस्टली जो पार्टिसिपल वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, पास्ट पार्टिसिपल वाले, ये होते हैं हमारे पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस। हम इनमें देखेंगे कि ये हमें मोस्टली पैसिव वॉइस में नज़र आते हैं। ठीक हो गया, ताकि ये जस्ट इसलिए बताया जा रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाए। तो पार्टिसिपल का हमने कॉन्सेप्ट देखा और इसके अलावा जेरेंड का देखा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि इनके अलग अलग यूजेस हैं और अलग अलग एग्जाम्पल से हमने इनको अंडरस्टैंड कर लिया। फिर हमारे पास आ जाते हैं इन्फिनेटिव्स। इंग्लिश लैंग्वेज में द वर्ड टू बेसिकली इन्फिनिटी को बताता है। ठीक हो गया, जब टू किसी भी वर्ब के साथ आता है तो वो उस वर्ब की सिंपलेस्ट फॉर्म कर देता है। वो वर्ब चाहे आईएनजी के साथ हो, सेकंड फॉर्म में हो, थर्ड फॉर्म में हो, जब वो वर्ब आएगा, टू आएगा उसके साथ, तो वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में चला जाएगा। जैसे मैं कहती हूँ टू टॉक, टू स्लीप। जब हम इस तरह का एक्सप्रेशन अपने सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो ये होगा हमारा इन्फिनेटिव। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि जो टू किसी भी वर्ब के बाद आ रहा है वो हमारी प्रेपोजिशन है। ये वाला टू वो होगा जो वर्ब से पहले आएगा, उसको हम बोलेंगे कि वो इन्फिनेटिव है। और हम मोस्टली सेंटेंसेस में देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई लव टू वॉच मूवीज। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इस सिंपल से सेंटेंस में कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, वो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि आई लव टू, तो यहाँ पर टू जो है ये तो प्रेपोजिशन है। क्यों? क्योंकि उससे पहले जो है वो वर्ब आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। टू जो है एक प्रेपोजिशन है लव इस वर्ब के लिए, लेकिन टू जो है इन्फिनेटिव है वॉच के लिए। आई लव टू वॉच। यहाँ से हमें ये भी पता चला कि इन 80 to 90% ऑफ द सेंटेंसेस जो टू होगा ना, जो इन्फिनेटिव वाला है, वो दो वर्ब्स के बीच में ही होगा। एक के लिए वो प्रेपोजिशन एक्ट कर रहा होगा और दूसरे के लिए वो इन्फिनेटिव होगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि हमारे पास जो टू है वो किसी भी वर्ब को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाता है और एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा इन्फिनेटिव्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई लव टू वॉच मूवीज, कॉमा टू स्लीप, कॉमा टू ईट एंड टू यू कैन से के स्विम। ओके, तो मैंने इसमें जो टू लगा के अपने सारे वो वर्ब्स को बताया सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये मेरे इन्फिनेटिव्स हो गए और एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा आ गए। तो बेसिकली ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है। इन्फिनेटिव को हम इसमें वर्बल में इसीलिए डालते हैं बिकॉज ये वो वर्ब हैं जिनकी एक ख़ास पोजीशन होती है। ये वो वर्ब हैं जो वर्ब नहीं रहते, इनके साथ कोई वर्ड लग जाता है तो इनकी इंपॉर्टेंस और तरह से, इनकी प्लेसमेंट और तरह से हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वर्बल्स। इनमें ये तीनों टाइप्स, इनका अपना अपना यूज़ होता है। आई होप दिस आइडिया इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू बिकॉज ये एक बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में मोस्टली स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ करते हैं। और इससे अब आपको जो है वो फ़ायदा होगा एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स फुली एंड कैन इम्प्लीमेंट अकॉर्डिंगली. Keep watching all our videos to get more ideas on all the basics of English language. Thank you.